सभी दोस्तों का स्वागत है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था भूगर्भीय समय सारणी। भूगर्भीय समय सारणी में हमने धारवाड़ियन ओरोजेनी या धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जो विकास हुआ वहाँ तक पढ़ लिया था। अब आगे का जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा पोस्ट कैम्ब्रियन काल का। और पोस्ट कैम्ब्रियन काल जो हमने लास्ट टाइम पे जो पढ़ा था उसकी हम बात एक बार फिर से हम करें तो हमने क्या है कि प्री कैम्ब्रियन और पोस्ट कैम्ब्रियन में बांटा था। पूरे पोस्ट कैम्ब्रियन जो पूरा अब तक का जो विकास है पृथ्वी का, जो 4.6 अरब वर्ष पूर्व जिसका विकास होना चालू हुआ था, वहाँ से अब तक का जो क्रम है उसको हमने दो भागों में बांटा था, दो महाकल्पों में बांटा, प्री कैम्ब्रियन और पोस्ट कैम्ब्रियन। और प्री कैम्ब्रियन को हमने तीन भागों में, तीन कल्पों में बांट कर अध्ययन किया था। पहला था एजोइक, दूसरा था आर्कियोजोइक और तीसरा था प्रोटेरोजोइक। और प्रोटेरोजोइक कालखंड में हमने बात की थी कि धारवाड़ियन पर्वतोत्पत्ति, मतलब धारवाड़ क्रम की जो चट्टानों का, पर्वतों का उद्भव हुआ जिसको ओरोजेनी भी कहते हैं, उसके बारे में बात की थी। अजोइक काल में जीवन रहित था, चंद्रमा की उत्पत्ति इसमें मानी जाती है। और जो आर्कियोजोइक काल था इसमें जो बैक्टीरिया थे, स्पेशली आर्कियोबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, उनके बारे में हमने बात की थी और किस तरह से जो पृथ्वी के ऊपर जल की उत्पत्ति भी इसी काल में हुई। तो अब हमारा टॉपिक रहेगा पोस्ट कैम्ब्रियन काल का, और पोस्ट कैम्ब्रियन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो यही वही सब बातें हैं जो हमने कल पढ़ी कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है और उत्पत्ति से लेकर अब तक के कालखंड को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है: महाकल्प, कल्प, युग और शक। महाकल्प किस पे बढ़ते हैं? कल्पों में। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, महाकल्प कल्पों में विभाजित किए जाते हैं। और कल्प जो है, कल्प युगों में। कल्प किस में विभाजित किए जाते हैं? युग में। और युग शक में विभाजित किए जाते हैं। पृथ्वी की पूरी जो आयु है उसको हमने दो महाकल्पों में विभाजित करके देखा, प्री कैम्ब्रियन और पोस्ट कैम्ब्रियन। और प्री कैम्ब्रियन के 3 कल्प थे, अजोइक, आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक, जिनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब आगे की बात करेंगे और आगे समझेंगे पोस्ट कैम्ब्रियन काल को। पोस्ट कैम्ब्रियन पोस्ट कैम्ब्रियन महाकल्प। पोस्ट कैम्ब्रियन महाकल्प। तो पोस्ट कैम्ब्रियन महाकल्प को भी हम 4 कल्पों में विभाजित करते हैं। कितने कल्पों में विभाजित करते हैं? 4 कल्पों में। जो फर्स्ट है उसका नाम है पैलियोजोइक। पैलियोजोइक। दूसरा जो कल्प है उसका नाम है मीसो या मेसोजोइक। तीसरे कल्प का नाम आता है सीनेजोइक। सीनेजोइक। और जो फोर्थ है वो है नियोजोइक। तो पोस्ट कैम्ब्रियन को भी हमने 4 भागों में बांटा, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनेजोइक और नियोजोइक। तो इसके बारे में हमने बात करेंगे। जो पैलियोजोइक कालखंड है इसको प्राथमिक युग भी कहते हैं, प्राथमिक युग, क्योंकि अब इसमें क्या है कि जीवों का प्रादुर्भाव धीरे धीरे होने लगेगा और जीव बनेंगे तो एक युग का निर्माण होगा, इसलिए इसको प्राथमिक युग कहा जाता है। उसी तरह मध्य, ये जो मेसोजोइक है इसको द्वितीयक युग कहा जाता है। द्वितीयक युग, पैलियोजोइक और मेसोजोइक। हिंदी नामों की बात करें पैलियोजोइक के, तो इसका जो हिंदी नाम है वो है पुराजीवी। पुराजीवी। और मेसोजोइक क्या है? मध्य जीवी। मेसो का मतलब होता है मध्य,
तो मध्य जीवों की बात हम करेंगे। जोइक का हमें पता ही है, मतलब जोइक का मतलब जीवन है, जीव से यहाँ पर जोइक शब्द को समझा जाता है। जैसे हमने बात की थी अजोइक, जोइक, अब जोइक के शब्द के आगे अ लग गया, मतलब जीवन रहित, तो अजोइक काल में जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो पोस्ट कैम्ब्रियन को हमने 4 भागों में बांट दिया, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनेजोइक और नियोजोइक। पैलियोजोइक प्राथमिक युग, मेसोजोइक द्वितीय युग और सीनेजोइक और नियोजोइक। ठीक है, नियोजोइक सबसे नवीन युग है, इसकी हम बाद में सबसे लास्ट में करेंगे। जो अभी तक चल रहा है वो नियोजोइक कालखंड में आता है। तो हमारा जो पहला पॉइंट रहेगा वो रहेगा पैलियोजोइक या फिर प्राथमिक युग इसको कहते हैं, या फिर पुराजीवी, या फिर पैलियोजोइक। पैलियोजोइक की क्या खास बात है कि इसको भी हम जो है वो 6 कल्पों में विभाजित करते हैं। कितने में विभाजित करेंगे? 6 में। ध्यान से समझो इस चीज़ को कि पोस्ट कैम्ब्रियन महाकल्प को हमने 4 में विभाजित किया। अब उसके बाद इन चारों को भी हमने बात करी थी कि महाकल्पों को कल्पों में विभाजित करते हैं। महाकल्पों को किस में विभाजित करते हैं? महाकल्पों को कल्प में, और कल्प किस में? युग में, और युग किस में? शक में। तो इस तरह की ये प्रोसेस चल रही है। तो जो महाकल्प है उसको हमने कल्पों में विभाजित कर दिया, अभी कल्पों को शकों में हम विभाजित करने वाले हैं। तो ये जो विभाजन होगा ये 6 पार्ट में हो रहा है। तो जो फर्स्ट है उसको बोलेंगे कैम्ब्रियन। क्या बोलेंगे? कैम्ब्रियन। दूसरा है, इसका नाम है ऑर्डोविशियन। क्या नाम है? ऑर्डोविशियन। जो थर्ड है उसका नाम है सिल्यूरियन। सिल्यूरियन। फोर्थ है उस कालखंड को डेवोनियन। पांचवा है कार्बोनिफेरस, और अंतिम है परमियन। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, और ये कार्बोनिफेरस, और परमियन। ये हो गए 6 युग। याद करने का तरीका क्या रहेगा? इसको इस तरह से याद करो, COSDCP, COSDCP। इस तरह का तरीका बना के अपन इसको याद कर सकते हैं। अब ये तो हमने बांट दिया, पर अब इतने कॉम्प्लिकेटेड नाम है, इनको समझना कैसे है उसकी बात हम करते हैं। हम प्राथमिक युग पढ़ रहे हैं, कौन सा? पैलियोजोइक। और पैलियोजोइक को हमने बांटा है 6 भागों में। अब हमने यूँ बात करी थी शुरू में कि पृथ्वी की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। क्या हुई? सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई शुरू में 4.6 अरब वर्ष पूर्व। फिर उसके बाद हमने जब आर्कियोजोइक के बाद जब आर्कियोजोइक जब काल पड़ा तो उसमें हमने देखा कि ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई। और ऑक्सीजन की उत्पत्ति कैसे हुई? जब जल है उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज पड़ी तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग हो गए, क्योंकि जलवाष्प में H2O है, जल में H2O है, तो हाइड्रोजन H और O अलग अलग हो गए, तो ऑक्सीजन का प्रादुर्भाव हुआ। तो अगर हम हमारे पुराणों को देखें तो वहाँ पर भी क्या है? एक हायरार्की है, एक विकास, वहाँ पे एक एवोल्यूशन दिखाई देता है। एवोल्यूशन का क्या मतलब है? कि कोई चीज़ों का विकास हो रहा है, और जब किसी चीज़ का विकास बहुत समय में होता है तो उसको एवोल्यूशन नाम दिया जाता है, विकासात्मक तत्व। तो सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तो हमारे पुराणों में एक पुराण है जिसका नाम है ब्रह्म पुराण। क्या नाम है? ब्रह्म पुराण। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म के अंड से जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, तो ब्रह्म पुराण सबसे पहले माना जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन प्राण वायु का संचार हुआ आर्कियोजोइक काल में, तो अगला जो पुराण है उसका नाम है वायु पुराण।
वायु पुराण, हायरार्की देखना, ब्रह्म पुराण, वायु पुराण। उसके बाद जब वायु पुराण के बाद जब धीरे धीरे जीवों का उद्भव होगा, जीवों का उद्भव कैसे हो गया? सबसे पहले देखो, अभी तक जीवों का उद्भव देखा नहीं गया। अभी क्या है, हमने लास्ट टाइम पे पर्वतोत्पत्ति की बात की थी, धारवाड़ियन। अब हम बात कर रहे हैं पोस्ट कैम्ब्रियन में, और प्राथमिक युग इसको कह रहे हैं, मतलब यहाँ पर जीवों की उत्पत्ति होने वाली है। अब जीवों की उत्पत्ति कैसे होगी? क्योंकि सागरों का निर्माण हो चुका है, और जब सागरों का निर्माण हुआ तो सागरों में किसका निर्माण हुआ? ऑक्सीजन जब हो रही थी, साइनोबैक्टीरिया जब बढ़ रहे थे, तो धीरे धीरे सागरों में घास का निर्माण हुआ। सागर में किसका निर्माण हो रहा है? घास का निर्माण हो रहा है। और घास का निर्माण होता है, और उसी गर्म पानी में, उसी छिछले सागर के जल में धीरे धीरे एक जंतु का उदय हुआ। एक जंतु का धीरे धीरे जो अमीनो एसिड्स थे शुरू के, वो सब आपस में जुड़ जुड़ के एक जंतु का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले जो जंतु आया उसको बोलते हैं रीढ़ विहीन जंतु। इसके अंदर रीढ़ नहीं है, रीढ़ विहीन जंतु। क्योंकि एवोल्यूशन है, और एवोल्यूशन धीरे धीरे होता है, बहुत लाखों सालों में रीढ़ विहीन जंतु का उद्भव हो गया। अब जब रीढ़ विहीन जंतु बन गया, रीढ़ विहीन जंतु का प्रादुर्भाव हो गया, तो उसके बाद हम क्या देखेंगे कि ये जो रीढ़ विहीन जंतु है, इसके अंदर रीढ़ नहीं है, तो ये किस तरह चलेगा? ये रेंग कर चलने लगेगा, धीरे धीरे ये रेंगने लगेगा। क्योंकि इसको जीवित रहने के लिए कुछ खाना पड़ेगा, और कुछ खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। और जब ये जाएगा तो किस तरह जाएगा? अभी ये सागर में ही है, सागर में रीढ़ विहीन जंतु का उद्भव हुआ है, और इसमें सागर में घास है, और घास के पास जाने के लिए इसको रेंगना पड़ेगा। और ये रेंगते हुए और उस घास को खाने लगा। और अभी भी जो स्थल भाग है, वहाँ पर कोई जीवन नहीं है, तो समुद्र में ही ये रेंग रहा है। सबसे पहले देखो, समुद्र में ही रेंग रहा है। अब समुद्र में रेंगने लगा, तो काफ़ी समय बाद धीरे धीरे इसमें किसका विकास हो गया? रीढ़ का विकास हो गया। ऐसा माना जाता है कि जैसे जिस चीज़ को हम करते रहते हैं, वो चीज़ मजबूत होती रहती है। जैसे उदाहरण की बात करें तो हमारे पेट में एक चीज़ होती है अपेंडिस्क। अपेंडिस्क का हम प्रयोग नहीं करते तो धीरे धीरे उसका साइज छोटा होता जा रहा है। जैसे अभी क्या है, हम एक उदाहरण ले कि जो लीवर होता है, लीवर जो यकृत है, वो मनुष्य में बात करें तो मेल का जो लीवर होता है वो मेल का जो लीवर होता है पुरुष का, वो फीमेल के लीवर से ज़्यादा मजबूत होता है। क्योंकि मेल क्या करते हैं? ड्रिंक करते हैं। सभी मेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी ड्रिंक नहीं करता हूँ। तो जो लोग ड्रिंक करते हैं उनके लीवर पे इफेक्ट पड़ता है, और वो लीवर धीरे धीरे अपने आप को इस काबिल बनाता है कि वो उसी चीज़ से लड़ सके। तो मेल का जो लीवर की प्रवृत्ति है थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो जिस चीज़ का हम प्रयोग करते रहते हैं, जैसे हमारा ब्रेन है, दिमाग का जितना प्रयोग करेंगे उतना शार्प होता जाएगा। जब शरीर का क्या है, धीरे धीरे क्या होता है, शरीर 30 की एज के बाद या 40 की एज के बाद धीरे धीरे डाउन होने लगता है, पर दिमाग का विकास बढ़ता रहता है। दिमाग हमेशा जिंदा रहता है, क्योंकि दिमाग का प्रयोग हम हर जगह करते हैं। तो अब इसने क्या किया? रेंगना चालू किया तो धीरे धीरे इसमें किसका विकास हो गया? रीढ़ का विकास होने लगा। और जब रीढ़ का विकास होने लगा इसमें, तो रीढ़ का जब विकास हुआ तो धीरे धीरे ये क्या है, इसने मछली का रूप ले लिया, ये तैरने लगा। जो आरंभिक मछलियाँ थी उनका स्वरूप अभी जैसे भले ना हो, पर ये तैरने लगा, इसमें मछली के समान बिहेव ये करने लगा। और मछली के समान जब ये बिहेव करने लगा, तो मछली जब बिहेव करेगी, तो मछली जब किनारे पे आई, समुद्र में देखा कि मछली किनारे पर आई, और किनारे पे जब आई तो इसने देखा कि जो स्थल भाग जहाँ पर, वहाँ पर भी क्या है, घास उग रही है। स्थल भाग पर भी क्या है, घास, वनस्पति है। तो ये मछली क्या चाहेगी कि जो स्थल भाग है, जैसे मान लो ये है सागर, ये सागर है, ये स्थल है, और यहाँ पर क्या है, वनस्पति है, और यहाँ पर मछली है। अब मछली चाहेगी कि मैं इसको घास को खाऊं, क्योंकि जो अंदर है समुद्र के अंदर काफ़ी सारे जीव एक साथ बनने लगे थे, और मछलियों की संख्या इतनी अधिक हो गई थी कि एक मछली दूसरे को खाने लगी। और जब मछलियाँ एक दूसरे को खाने लगी तो अंदर जो है धीरे धीरे घास समाप्त हो गई। एक दूसरे को मछलियाँ खा रही है तो उसको बाहर घास दिखी तो वो बाहर जाने की कोशिश करेगी, और जब बाहर जाने की कोशिश करेगी तो उससे किसका निर्माण होगा? उभयचर प्राणी का निर्माण होगा।
उभयचर, क्योंकि ये जाएगी और यहाँ से रेंगते रेंगते ये जाने लगेगी, और रेंगते रेंगते जाएगी तो अब जमीन पर रेंगने वाले जीवों का विकास होगा, जिसको हम बोलते हैं रेप्टाइल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? रेप्टाइल्स। तो इस तरह से उभयचर, उभयचर का मतलब जो स्थल और जल दोनों में जो चल सकता है उसे हम बोलते हैं उभयचर। तो हम बात कर रहे हैं रीढ़विहीन जंतु, फिर रेंगने वाला जंतु, फिर रीढ़ आ गई, फिर मछली बनी, और मछलियाँ इतने अधिक संख्या में बन गई कि जो समुद्र के अंदर का जो वनस्पति थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी, क्योंकि मछलियों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो मछलियाँ एक दूसरे को खाने लगी, और जो मछलियाँ जान बचाना चाहती थी वो धीरे धीरे किनारे पर आकर रेंग के ये जो बाहर स्थल है इस पर जाने लगी। तो इनके धीरे धीरे छोटे छोटे पैर निकलने लगे, तो पैर निकलने लगे तो ये रेंगने वाले जीव बनने लगे, जिनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं। और रेप्टाइल्स जब बनने लगे तो रेप्टाइल्स के बाद क्या हुआ, रेप्टाइल्स जब बनने लगे तो ये धीरे धीरे स्थल भाग पर भी अपना कब्जा स्थापित करने लगे। जब स्थल भाग पर ये आ जाएंगे बच्चों, तो इनका जो विकास है, जो रेंगने वाले जीव है, इनका विकास और अधिक होगा, और अधिक होगा तो इनकी जो आकृति है जीवों की वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, क्योंकि बाहर भोजन बहुत अधिक है। स्थल का भोजन अभी पूरा ही रखा हुआ है, क्योंकि अभी तक जो जंतु थे वो सागर में ही थे। तो हम बात कर रहे थे एक तरफ विज्ञान की और एक तरफ हम बात कर रहे थे पुराणों की। तो हमने देखा कि ब्रह्म पुराण मतलब जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो चुकी है तो उसको ब्रह्म पुराण। जब ऑक्सीजन का प्रादुर्भाव हुआ तो उसे वायु पुराण, हम वायु पुराण के रूप में समझेंगे। अब वायु पुराण के बाद हमने देखा कि जंतु बना, और जंतु के बाद कौन सा जंतु अस्तित्व में आया? मछली पुराण। तो मछली जब अस्तित्व में आई तो इससे हम अगला जो हमारा पुराण है वह है मछली पुराण, या फिर मत्स्य पुराण इसको बोलते हैं, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। तो बच्चों मत्स्य पुराण, अब मछली जो है वो धीरे धीरे क्या है? रेंगने लगी, रेंगने लगी। कैसे रेंगने लगी? जमीन पर रेंगने लगी। तो इससे किसका उद्भव हुआ? रेप्टाइल्स का। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स। और रेप्टाइल्स में जो बना, जो ऐसा कौन सा उभयचर है, उसे बोलते हैं कछुआ। कछुआ, जो आरंभिक कछुए थे वो निर्माण हुए। तो कछुआ क्या है? पानी में भी तैर लेता है और जमीन पे भी। तो इस तरह उभयचर का निर्माण हुआ, उभयचर। तो कछुए का निर्माण हुआ। तो अगली जो पुराण है वो है कुम्भ पुराण, कुर्म पुराण, कुर्म पुराण, या फिर इसको कच्छप पुराण भी बोलते हैं। कच्छप मतलब कछुआ। तो हमारे पुराणों का भी जो हायरार्की वसी इसी तरह है बच्चों। तो हम ये समझ रहे हैं पुराजीवी पैलियोजोइक काल को, और हमने बात की रीढ़विहीन जंतु। तो जैसे रीढ़विहीन जंतु का उद्भव हुआ तो कौन से काल में हुआ? रीढ़विहीन जंतु का हुआ कैम्ब्रियन काल में। जब रेंगने वाले जीव आए तो किस में आए? ऑर्डोविशियन काल में। शेल्यूरियन काल की बात करें तो रीढ़ वाले जंतुओं का उद्भव इसमें होने लगा, रीढ़ वाले जंतुओं का इसमें होने लगा। और मछली का उद्भव हुआ डेवोनियन काल में। हालांकि मछली का उद्भव सेलुरियन काल में चालू हो गया था, पर मछलियों की तादाद बहुत अधिक होने के कारण डेवोनियन काल को मत्स्य काल कहा जाता है। तो ये हायरार्की चल रही है, पहले रीढ़विहीन जंतु, फिर रेंगने वाले जंतु, फिर रीढ़ वाले जंतु, फिर मछलियों का उद्भव। और मछलियों के साथ साथ किसका उद्भव? उभयचर का उद्भव। उभयचर का भी उद्भव इसी काल में हुआ। अब कार्बोनिफेरस युग में जो रेंगने वाले जीव और आगे बढ़े, और कहाँ पर? स्थल भाग के जो ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, वनस्पति थी, उनको खाने लगे। जो पर्मियन काल है, अंतिम जो काल है इस पैलियोजोइक काल का, इसमें क्या है? बहुत सारे पर्वतों का निर्माण माना जाता है, बहुत सारी आंतरिक झीलों का निर्माण माना जाता है। जैसे हमने धारवाड़ियन ओरोजेनी या धारवाड़ियन पर्वतोत्पत्ति पढ़ी थी, तो इसमें जो पर्वतोत्पत्ति है वह है हर्षिनियन पर्वतोत्पत्ति। हर्षिनियन काल की जो पर्वत श्रृंखलाओं का विकास है इस काल में हुआ हर्षिनियन पर्वतीकरण। और इसमें ज़्यादातर जो पर्वत बने वो भ्रंश आधारित। भ्रंश क्या होता है कि जब, क्योंकि ज्वालामुखी अभी भी फूट रहे हैं, जो पृथ्वी थी उसमें ज्वालामुखी अभी भी हैं, और हर जगह ज्वालामुखी का विस्फोट अभी भी हो रहा है। तो जब ज्वालामुखी विस्फोट कहीं पर होता है तो जो जमीन है वो या तो नीचे धंस जाती है या ऊपर उठ जाती है। तो ऊपर उठने से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसको बोलते हैं भ्रंश पर्वत। जैसे हमारा उदाहरण लें, सतपुड़ा पर्वत एक भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। तो जैसे अपलेशियन पर्वत है, तियन शान पर्वत है, ये सब पर्वतों का निर्माण इस पर्मियन काल में ही हुआ।
तो इन सब चीज़ों को हमको देखना है, तो हमारा ये पैलियोजोइक काल समाप्त हो जाएगा, जिसके हम 6 भागों में पढ़ रहे हैं। तो ये हायरार्की याद रहेगी, तो इस तरह से इनके नाम हमको याद रहेंगे: कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सैल्यूरियन, डेवोनियन और कार्बोनिफेरस और पर्मियन। तो इनको लिख लेते हैं, जो भी हमने बात करी। ये वही चीज़ है कि पोस्ट कैम्ब्रियन जो काल है उसको हमने 4 कल्पों में विभाजित किया: पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनेजोइक और फिर नियोजोइक या फिर नवजीवी काल। पैलियोजोइक काल महाकल्प को हमने 6 में बांटा: कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सेल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। जो कैम्ब्रियन काल है इसमें हमने बात की कि रीढ़ विहीन जंतु का विकास हुआ और विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण भी इसी कालखंड में माना जाता है। क्योंकि जो हमने बात करी प्रोटोएरोजोइक काल में धारवाड़ियन क्रम की जो चट्टानों का जो विकास हो रहा था, तो धारवाड़ियन क्रम का चट्टानों का विकास जो हो रहा था, तो धीरे धीरे जो पर्वतों की उत्पत्ति धीरे धीरे हमेशा ही होती रही है, हर काल में होती रही है। तो विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण कौन से काल का है? कैम्ब्रियन काल का। और समुद्र में किसकी उत्पत्ति होने लगी थी? घास की उत्पत्ति होने लगी थी। ओर्डोविशियन काल में क्या हुआ कि स्थल भाग में अभी भी जीव नहीं है, परंतु सागर में रेंगने वाले जीवों का विकास हो रहा था। सेल्यूरियन काल की बात करें तो रीढ़ वाले जीवों का उत्पन्न होने लगा, और साथ में इसे रीढ़ वाले जीवों का काल भी कहा जाता है। रीढ़ वाले जीवों का काल मतलब एज ऑफ वर्टेब्रेट्स। एज ऑफ वर्टेब्रेट्स, वर्टेब्रेट्स मतलब वर्टेब्रेटा क्या होता है? जिसमें रीढ़ होती है, वो वर्टेब्रेटा जीवों की श्रेणी में आता है। और स्थल पर वनस्पति का आरंभ होने लगा। तो ये जो रेंगने वाले रीढ़ वाले जीव हैं, अब ये धीरे धीरे मछलियों में कन्वर्ट होंगे, और मछलियों से क्या बनेंगे? जो कछुए हैं, उभयचर हैं, उनका निर्माण होगा। तो हेडिंग लगाओ, एक एक कालखंड को पढ़ते हैं। पहला जो है वो है अपना कैम्ब्रियन। अब हम लिखने का काम करेंगे क्योंकि हमने समझ लिया है। तो जो कैम्ब्रियन काल है, कैम्ब्रियन काल, तो इसमें हम लिखेंगे कि इस काल में रीढ़ इस काल में रीढ़ विहीन जंतुओं का सागर या फिर सागरीय क्षेत्रों में उद्भव हुआ। सागर में घासों की या फिर घास की उत्पत्ति हुई, और भारत की विंध्याचल पर्वतमाला कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। जो सतपुड़ा श्रेणी है, महाकाल हिल, महादेव हिल जो है, महादेव हिल सॉरी, वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही भाग है। तो भारत की जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का निर्माण इसी काल में हुआ। ये तो हो गई कैम्ब्रियन काल की बात। दूसरा जो काल है उसका नाम है ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन काल में क्या हुआ? ऑर्डोविशियन काल में जो हुआ उसमें समुद्र में रेंगने वाले जीव उत्पन्न होने लगे। समुद्र में रेंगने वाले जीव उत्पन्न हुए, और जो स्थल भाग था, स्थल भाग अभी भी
जीव विहीन था। स्थल भाग में अभी भी क्या है, जो है जीव नहीं था। और सागर में क्योंकि वनस्पति घास की उत्पत्ति चालू हुई थी कैम्ब्रियन में, और घास की उत्पत्ति खत्म तो होएगी नहीं, आगे बढ़ती रहेगी। तो सागर में जो वनस्पति है, सागर में वनस्पतियों का अधिक विकास होने लगा। तो ये ऑर्डोविशियन काल की बात हो गई। और अगला जो कालखंड है उसका नाम है सिल्यूरियन काल। सिल्यूरियन तो सिल्यूरियन को हम बोलते हैं रीढ़ वाले जीवों का काल। रीढ़ वाले जीवों का काल, क्योंकि रीढ़ वाले जीवों का उद्भव इसमें हुआ, तो रीढ़ वाले जीवों का काल या फिर एज ऑफ वर्टेब्रेट्स। क्योंकि इस काल में रीढ़ वाले जीवों का सर्वप्रथम आविर्भाव हुआ या फिर उद्भव हुआ। तो रीढ़ वाले जंतु जब बन रहे हैं, इसलिए इसको एज ऑफ वर्टेब्रेट्स कहा गया। अब धीरे धीरे इसमें क्या है कि स्थल भाग में भी वनस्पतियों का विकास होने लगा। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमको कि इसमें एक पर्वतोत्पत्ति की घटना हुई जिसको हम बोलते हैं कैलिडोनियन पर्वतोत्पत्ति। तो कैलिडोनियन पर्वतोत्पत्ति की घटना इसी काल की मानी जाती है। कैलिडोनियन पर्वतोत्पत्ति का मतलब है कि कैलिडोनियन काल के पर्वत, जैसे कि जो यूरोप की बात हम करें तो यूरोप के जो स्कैंडिनेविया पर्वत है, किस प्रकार के पर्वत है? स्कैंडिनेवियन पर्वत, या फिर स्कॉटलैंड के जो पर्वत हैं, स्कॉटलैंड के पर्वत, इनका उद्भव इसी काल में माना जाता है। तो कैलिडोनियन ओरिजिन, दो प्रकार के पर्वतोत्पत्ति की हमने बात कर ली। एक तो हमने बात करी थी किसकी? धारवाड़ियन ओरोजेनी की या धारवाड़ियन पर्वतोत्पत्ति की। इस बार हम बात कर रहे हैं कैलिडोनियन पर्वतोत्पत्ति। तो कितने प्रकार की पर्वतोत्पत्ति हम पढ़ेंगे? ये दो प्रकार की हमने पढ़ ली है। तो जब प्रश्न आएगा तो उसमें हम ध्यान रखेंगे कि कितनी पर्वतोत्पत्ति और किस काल में ये हुई है। तो ये सिल्यूरियन काल की बात है कि रीढ़ वाले जंतुओं का जो है प्रादुर्भाव होने लगा और जो स्थल पर जो वनस्पतियों का विकास होने लगा। पर ये जो वनस्पतियां, इनकी खास बात थी कि ये पत्ती विहीन वनस्पतियां थी, पत्ती विहीन, इनमें पत्तियां नहीं आई थी अभी। तो पत्ती विहीन वनस्पतियों का विकास हो रहा है। आगे बात करें अगले कालखंड की, तो 4th नंबर पे जो आता है अपना हमारा, वह है डेवोनियन कालखंड। और डेवोनियन कालखंड में हम देखेंगे कि इसको क्या बोलते हैं। मछलियों का जब उद्भव इसमें होने लगा तो इसमें जैसे बड़ी मछलियों की बात करें तो शार्क मछलियां इस टाइम उत्पन्न हो चुकी थी। ठीक है, तो समुद्री जीवों का विकास हो रहा है, पर समुद्री जीवों में भी स्पेशल बात करें तो शार्क मछलियों का उद्भव हो चुका था। तो समुद्री जीवों का विकास, समुद्री
जीवों का विकास, विशेषकर मछलियों का विकास। विशेषकर किसका विकास? मछलियों का विकास इसमें होने लगा था। इस कारण इसे मत्स्य युग कहा जाता है। मत्स्य युग कहा जाता है। किस कालखंड की बात हम कर रहे हैं? डेवोनियन कालखंड की हम बात कर रहे हैं। और जब इसमें मछलियों का विकास हुआ तो मछलियां धीरे धीरे क्या करेगी कि आपस में एक दूसरे को क्योंकि वनस्पति बहुत ज़्यादा मात्रा में खाएगी और मछलियां इतनी अधिक हो गई थी कि एक दूसरे को ही खाने लगी थी, क्योंकि जब इनको भोजन नहीं मिल रहा था तो एक दूसरे को खाने लगी। तो कुछ मछलियां ऐसी थी जो किनारे पर पहुंच गई और किनारे पर उन्होंने देखा कि स्थल भाग में भी क्या है, घास है या फिर वहाँ पर भी वनस्पति है। तो वनस्पति है तो वो वहाँ पर जाने लगेगी। और हमने सेलेरियन काल में बात करी कि कैलेडोनियन पर्वतोत्पत्ति की हलचलों का काल उसे कहते हैं। तो इस काल में भी जो है कैलेडोनियन पर्वतीकरण बड़े पैमाने पर हुआ तथा ज्वालामुखी क्रियाएं भी चलती रही। ज्वालामुखी क्रियाएं भी चलती रही। तो ये डेवोनियन कालखंड है कि समुद्री जीवों का विकास हो रहा है, विशेषकर मछलियों का विकास हो रहा है। तो इस तरह से इसको समझेंगे। अगला है कार्बोनिफेरस। तो मत्स्य युग आ चुका है और मछलियों का उद्भव हो गया। अब मछलियों का जब उद्भव हुआ तो मछलियों के बाद धीरे धीरे किनका जन्म होने लगा, क्योंकि मछलियां क्या है, रेंग कर स्थल पर जाने लगी क्योंकि खाने की तलाश थी। और अगर थ्योरी की बात करें, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब इंसान या फिर कोई भी जीव हो जीने के लिए कुछ भी करता है। जीने के लिए ही वो उसे खाना चाहिए, और खाना चाहिए तो खाने की तलाश में क्या होता है कि एक दूसरे को मारने पर भी उतारू हो सकता है। जैसे हम फूड साइकिल की बात करें, खाद्य चेन की बात करें, तो जो शेर होता है, शेर मांसाहारी है तो वो किसको खाएगा? मांस को। तो मांस उसे ऐसा पड़ा हुआ तो मिलेगा नहीं, उसको किसी को मार कर खाना पड़ेगा। तो उसी कारण ये मछलियों का भी क्या है, मछलियाँ भी क्या सोच रही है कि मैं अगर किसी तरह स्थल पर चली जाऊँ तो वहाँ पर जो घास है, वहाँ की जो वनस्पति है, उसको मैं खा सकती हूँ और मैं जीवित रह सकती हूँ। तो धीरे धीरे जो एवोल्यूशन हुआ तो उसमें किन जीवों का विकास हो रहा है? उनमें जीवों का विकास हो रहा है रेप्टाइल्स का। तो रेंगने वाले जीवों का स्थल पर जाने लगे। तो रेंगने वाले जीवों का स्थल पर जो है आविर्भाव होने लगा, आविर्भाव हुआ। रेंगने वाले जीवों का स्थल पर आविर्भाव हुआ। हालांकि जो मत्स्य युग है इसी टाइम जो है रेंगने वाले जीव भी बन चुके थे। रेंगने वाले जीव बन चुके थे। रेंगने वाले जीव मतलब उभयचर। जैसे हम बात करें कछुआ, तो इसका प्रादुर्भाव तो हो चुका था, इसका उद्भव हो चुका था, पर ये जब स्थल पर जाने लगे तो स्थल पर कौन से युग में जाने लगे? कार्बोनिफेरस। क्योंकि एवोल्यूशन की प्रक्रिया है, इंस्टेंट कुछ भी नहीं हो रहा है, धीरे धीरे समय लग रहा है, काफ़ी साल लग रहे हैं इन सब चीज़ों में। किसी चीज़ का विकास होता है तो काफ़ी साल लग जाते हैं। तो रेंगने वाले जीवों का स्थल पर आविर्भाव इसमें देखा गया। और इसमें साथ में हम बात करें तो कार्बोनिफेरस काल की जो महत्वपूर्ण बात है कि इसको कोयला युग कहा जाता है। कोयला युग इसको क्यों कहा जाता है?
क्योंकि इसी काल अवधि में अभी हम बात कर रहे थे डेवोनियन काल की, तो डेवोनियन काल में ज्वालामुखी क्रियाएं अभी भी हो रही है। ज्वालामुखी क्रियाओं से क्या होता है कि जो वनस्पति है, क्योंकि वनस्पति का विकास काफ़ी बड़े पैमाने पर हो चुका है, तो वनस्पति का जो विकास हुआ तो ज्वालामुखी क्रियाओं से वो वनस्पति क्या है, जमीन में दब रही थी। और ज़मीन में दब रही थी तो ज़मीन में जब दबेगी कोई वनस्पति तो काफ़ी समय में वो किस में बदल जाएगी, कोयले में वो बदल जाएगी। जो जीवाश्म है वो धीरे धीरे किसमें, कोयला और हीरा जैसे कार्बनिक तत्व है उनमें बदल जाता है। तो इसी काल अवधि में सबसे बड़ी मात्रा में जो है वह है कोयला युग इसको कहा जाता है, क्योंकि कोयले की उत्पत्ति सबसे ज़्यादा इसी काल में हुई थी। तो इसी काल अवधि में पृथ्वी में पाए जाने वाला 90 से 95% कोयला बना, इसलिए इसे कोल एज या कोयला युग कहते हैं। ठीक है, कोयला युग कहते हैं। और इस काल में रेंगने वाले जीवों को क्या बोलते हैं, सरीसृप बोलते हैं। रेंगने वाले जीवों को क्या बोलते हैं, सरीसृप। जो सांप होते हैं, छिपकलियां हैं, ये इसी कैटेगरी में आती है। अब धीरे धीरे आगे की बात हम करें तो आगे क्या है, ये रेंगने वाले जीव बड़े होने लगेंगे, क्योंकि ये अब कहाँ पे जा चुके हैं, स्थल भाग में जा चुके हैं। अब इनका जो और विकास होगा तो ये बड़ी आकृति के जीवों में कन्वर्ट होंगे और धीरे धीरे किनका निर्माण होगा, डायनासोर्स का। और एक और नए युग की शुरुआत होगी जिसे हम बोलते हैं मेसोजोइक युग। और मेसोजोइक युग में आपने नाम सुना होगा ट्राइसिक, जुरासिक पार्क एक मूवी भी है, तो उसमें डायनासोर बहुत सारे दिखाए गए हैं। तो अभी हम कार्बोनिफेरस युग में पढ़ रहे हैं, और अब कार्बोनिफेरस युग के बाद जो अंतिम है इसका जो पैलियोजोइक काल का, वो है पर्मियन। तो पर्मियन कालखंड की क्या बात है कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है उस घटना को बोलते हैं हर्षिनियन पर्वतोत्पत्ति। पर्वतोत्पत्ति की घटना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि ज्वालामुखी क्रियाएं और जो पर्वतीकरण है वो लगातार बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो पर्वतोत्पत्ति लगातार हो रही है, बहुत सारे पर्वतों का निर्माण भी हो रहा है, क्योंकि भूगर्भीय हलचलें लगातार हो रही है। क्योंकि हम जब शुरू में पढ़ रहे थे तो पृथ्वी के जो बाहरी पृष्ठ है भले ठंडा हो रहा हो, पर अंदर जो है अभी भी मैग्मा है। तो मैग्मा क्या है कि जहाँ से प्रस्फुटन होता है वहाँ से जो दरारों से बाहर आता है, और दरारों से जब बाहर आएगा तो वहाँ पे शीड़ पर्वतों का निर्माण भी होगा। शीड़ पर्वतों के साथ साथ जो गर्त क्षेत्र है वहाँ पर जो बल लगेंगे, जैसे यहाँ पर अगर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ तो इसके आसपास के क्षेत्रों पर बल लगता है, और बल के कारण जो है जो भाग है वो ऊपर उठ जाता है, इसलिए इन पर जो पर्वतों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि जमीन के वलन से ही पर्वतों की उत्पत्ति होती है। वलन का क्या मतलब है, जैसे ये भूसन्नति है, भूसन्नति या फिर जीवो श्रृंखलाएं। भूसन्नति का मतलब क्या होता है, जो गर्त क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अवसादों का जो जमाव होता है, गर्त क्षेत्र में अवसादों के जमाव जब हो रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं भूसन्नति। और जब इस भूसन्नति पर दोनों तरफ से बल लगेगा तो ये जो अवसाद है ये ऊपर उठने लगेंगे, और इस तरह से वलन होगा, और वलन से किसका निर्माण होगा, पर्वतों का। तो पर्मियन काल में भी हर्षिनियन पर्वतोत्पत्ति की घटना होती है। कौन से काल में, पर्मियन काल में। और जो ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है वो इसी काल में उत्पन्न हुआ था। जैसे बहुत सारे पर्वत है, जैसे तियन शान, अपलीशियन पर्वत, तियन शान हो गया, तियन शान पर्वत, अपलीशियन पर्वत श्रेणी, ये सब का इसी काल में उद्भव हुआ। अपलीशियन पर्वत का निर्माण इसी काल में माना जाता है।
तो इस तरह से हमने बात करी इन चारों युगों की, कि भूगर्भीय हलचलों का कालखंड ये रहा और हर्षिनियन पर्वतोत्पत्ति इस कालखंड में मानी जाती है। तो 3 प्रकार की पर्वतोत्पत्ति हमने देखी। एक तो धारवाड़ियन पर्वतोत्पत्ति, उसके बाद हमने कैलेडोनियन और उसके बाद में हर्षिनियन। जो पहले जो एक काल है इसमें 2 पर्वतोत्पत्ति है, एक तो कैलेडोनियन, एक हर्षिनियन प्रकार की। और साथ में पर्मिनियन काल की एक और चीज़ बात हमें ध्यान रखनी कि भ्रंश घाटियों का विकास इसमें माना जाता है। भ्रंश घाटियों का इसका, क्योंकि भूगर्भीय हलचलें हो रही है, पर्वतों का निर्माण हो रहा है, तो भ्रंश घाटियाँ भी इसमें निर्मित हुई। और भ्रंश घाटियों के साथ साथ एक तो भ्रंश घाटियाँ और उसके साथ साथ जो है कोल, वैसे कोल एज कार्बोनिफेरस को कहते हैं, पर जो हमारा गोंडवाना लैंड का कोल है, गोंडवाना जो कोल है वो इसी कालखंड में निर्मित हो रहा है। तो गोंडवाना कोल का क्या मतलब है कि जैसे पृथ्वी का जो हम देखते हैं तो बीच में क्या है कि पहले पूरा क्या है, एक पेंजिया हुआ करता था। मतलब जो पूरा टुकड़ा है जो धरती का वो एक ही जगह पर था। एक ही जगह जब ये बीच में से टूटा तो बीच में 33 सागर बन गया, ठीक है। और ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड और नीचे वाला जो भाग है वो गोंडवाना लैंड के नाम से जाने लगा, और बीच में 33 सागर है। और एक गोंडवाना लैंड भी धीरे धीरे टूट के बहुत सारे महाद्वीपों और ऊपर वाला जो एशिया, यूरोप वगैरह महाद्वीपों में टूट गया। नीचे वाला ऑस्ट्रेलिया, भारत का प्रायद्वीपीय भारत, इधर ऑस्ट्रेलिया, इधर अफ्रीका, और नीचे जो दक्षिण अमेरिका वाला भाग है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। तो इसके अंदर जो कोयला पाया जाता है गोंडवाना कोल, वो पर्मियन युग का माना जाता है। तो ये है 6 कालखंड जिनको हमने पढ़ा पैलियोजोइक काल में। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि सबसे पहले रीढ़विहीन जंतु आया। रीढ़विहीन एक बार समझ लेते हैं। रीढ़विहीन जंतु के साथ साथ किसकी उत्पत्ति हो रही है? घास की उत्पत्ति हो रही है। कहाँ पर? समुद्र में। तो रीढ़विहीन जंतु आ गया। रीढ़विहीन जंतु के साथ साथ घास की उत्पत्ति होने लगी, और घास की उत्पत्ति होने लगी और साथ में किसका निर्माण हो रहा है? विंध्याचल पर्वतमाला का। विंध्याचल पर्वतमाला। तो ये किस में आ गया? अपना कैम्ब्रियन काल में। ये आ गया कैम्ब्रियन काल। उसके बाद आगे चलेंगे तो अगला काल है ऑर्डोविशियन, जहाँ पर रेंगने वाले जीव आ गए। रेंगने वाले जीवों में रीढ़ बनना चालू हुआ, तो रीढ़ वाले जीवों का काल आ गया जिसको हम बोलते हैं सैल्यूरियन। दूसरा था ऑर्डोविशियन, तीसरा है सैल्यूरियन। तो ये सैल्यूरियन काल है। इसमें कौन सी पर्वतोत्पत्ति है? कैलेडोनियन पर्वतोत्पत्ति। कैलिडोनियन पर्वतोत्पत्ति की घटना भी इसी काल में हुई। उसके बाद अगला है डेवोनियन। डेवोनियन कालखंड में रीढ़ वाले जीवों से क्या बना? मत्स्य बना। मछली के बाद क्या बना? मछली के बाद बना उभयचर। उभयचर जो स्थल और जल दोनों में चल सकता था। उसके बाद अंतिम है पर्मियन युग, और पर्मियन युग में क्या हुआ कि हर्षिनियन पर्वतोत्पत्ति की घटना हुई। तो ये हमने समझा। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि उभयचर का निर्माण हो गया था, और उभयचर धीरे धीरे पर्मियन काल में भी इनका विकास होता रहा, क्योंकि ये अब किस पे जा चुके थे? स्थल भाग पर जा चुके थे। और स्थल भाग पर जब ये जा चुके थे तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि इनका और विकास होने लगा। रेंगने वाले जीवों का विकास होने लगा। रेंगने वाले जीवों का विकास होने लगा। और रेंगने वाले जीवों का विकास होने लगा तो इस विकासात्मक प्रक्रिया को एक नाम बोलते हैं जिसका नाम है एज ऑफ रेप्टाइल्स। एज ऑफ रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले जीवों का काल। रेंगने वाले जीवों का काल। रेंगने वाले जीवों का काल। वो जब रेंगने वाले जीव हैं, इनका जब विकास होने लगा तो ये क्या है, धीरे धीरे मांसाहारी होने लगे, क्योंकि बड़े इनका साइज काफ़ी बड़ा होने लगा। एक तो ये क्या है कि जो
धीरे धीरे क्या है, वनस्पति खाते खाते एक दूसरे पर भी प्रहार करने लगे, और एक दूसरे पर प्रहार करने लगे तो क्या हुआ, ये एक दूसरे पर प्रहार करके मांस खाने लगे और ये मांसाहारी भी होने लगे। और जब मांसाहारी होने लगे तो साथ में स्तनधारी जो जीव हैं उनका विकास भी होने लगा, क्योंकि इनकी आकृति बहुत बढ़ रही थी, तो धीरे धीरे स्तनधारी जीवों में ये बदलने लगे। और स्तनधारी जीवों के बाद जब इनका आकार काफ़ी अधिक बढ़ गया, जैसे इनका जो मुख है वो मगरमच्छ के समान हो गया, जो शरीर है वो मछली के समान हो गया, जो धड़ है, तो इस तरह का जो जीव बना उसको हम बोलते हैं डायनासोर। डायनासोर क्या बोलते हैं, डायनासोर। तो किसे, उभयचर्स का ही बड़ा रूप है डायनासोर। तो डायनासोर रेप्टाइल्स में ही आता है। तो एक बड़े आकार का डायनासोर, और डायनासोर जब विकास हो रहा था तो साथ साथ में वनस्पति का भी विकास हो रहा था, और पुष्प वाली वनस्पति का भी इस समय विकास होने लगा। किसका विकास होने लगा, पुष्प वाली वनस्पति का भी यहाँ पर विकास होने लगा। तो पुष्प वाली वनस्पति का भी यहाँ पे विकास हो रहा है, और साथ में क्या हो रहा है कि जो भूगर्भ है उसमें हलचलें भी हो रही है, और साथ में भूगर्भिक हलचलों से लावा बाहर आ रहा है, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोटन हो रहा है और बेसाल्टिक लावा मैग्मा ज़मीन पर आ रहा है, और उससे बहुत सारी जगहों का निर्माण हो रहा है। जैसे दक्षिण में पराना का पठार हो गया, भारत में दक्कन का पठार हो गया, तो बहुत सारे पठारी भागों का यहाँ पर निर्माण भी हो रहा है। तो हम बात कर रहे हैं कि रेंगने वाले जीवों का जो विकास होता है, रेंगने वाले जीवों का विकास ये किस युग में होता है, ये होता है ट्रायसिक युग में। ट्रायसिक युग में जो डायनासोर का विकास होने लगा उसको हम बोलते हैं कौन सा युग, जुरासिक युग। जुरासिक पार्क आपने मूवी देखी होगी, तो इसको बोलते हैं जुरासिक युग। और जब लावा काफ़ी अधिक मात्रा में भूगर्भिक हलचलें होने लगी, और तो इसको बोलते हैं क्रेटेशियस युग। तो अगला जो हमारा काल है वो यही है, ट्राइसिक, जुरासिक और ये क्रिटेशियस। और इन तीनों को किस में हम रखते हैं, मेसोजोइक में। किस में रखते हैं, मेसोजोइक कालखंड में। तो जब हमने बात करी थी ये पेलोजोइक को हमने 6 भागों में बांटा था, और ये 6 भाग हमने पढ़ लिए। और यहाँ अंततः हमने क्या पढ़ा, क्या पर हर्षिनियन ओरोजेनी या फिर पर्वतोत्पत्ति, और साथ में उभयचरों का विकास हो चुका था और स्थल पर ये जा चुके थे। अब उभयचर जब काफ़ी इनका आकार जब बढ़ने लगेगा स्थल पर, तो उसको हम मेसोजोइक में पढ़ेंगे। और मेसोजोइक को हम 3 भाग में बांटेंगे, एक तो ट्राइसिक, एक जुरासिक, और लास्ट में क्रिटेशियस। ये 3 कालखंड हम पढ़ें। तो हायरार्की अब आपको समझ में आने लगी होगी कि हम किस तरह से इनको बांट रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा, जो मेन हेडिंग रहेगा, वो रहेगा मध्य जीवी महाकल्प, या फिर मेसोजोइक एरा। और मेसोजोइक एरा को हम, या फिर इसको और नाम दें तो इसको और क्या नाम है, इसको बोलते हैं द्वितीयक युग। इसे द्वितीयक युग भी कहा जाता है। इसे 3 कालों में बांटा जाता है या फिर विभाजित किया जाता है। जो फर्स्ट काल है उसका नाम आता है ट्रियासिक काल। दूसरा काल है उसका नाम आता है जुरासिक या जुरेसिक काल। और जो अंतिम 3 है वो है क्रिटेशियस काल। तो हेडिंग लगाओ, पहला है
ट्रियासिक काल। तो ट्रियासिक काल में लिखो, ट्रियासिक काल पे पहला बिंदु क्या लिखेंगे कि इसे रेंगने वाले जीवों का काल कहा जाता है, क्योंकि रेंगने वाले जीव बड़े पैमाने पर विकास हो रहे थे। तो स्थल भाग में रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ, इसलिए इसे रेंगने वाले जीवों का काल या फिर एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है। ये हो गया। तो रेंगने वाले जीवों का विकास अब हो रहा था। अब रेंगने वाले जीवों का विकास हो गया। अब हमने ये देखा कि सबसे पहले जो जंतु था वो जल में चलता था, जल से वो आया स्थल वाले भाग में। अब स्थल में आएगा तो धीरे धीरे उड़ने वाले जीवों का भी विकास होने लगेगा। उड़ने वाले जीवों का विकास कैसे होगा ये बात समझो। स्थल भाग में कोई जीव आ चुका है, इसका आकार भी थोड़ा बड़ा हो गया है। अब एक जंतु दूसरे के पीछे पड़ने लगा, क्योंकि मांसाहारी प्रवृत्ति हो चुकी थी, और जब मांसाहारी प्रवृत्ति होगी तो एक जंतु दूसरे के पीछे पड़ेगा। तो मान लो एक जंतु है ए, एक जंतु है बी। तो बी जंतु ए को खाना चाहता है तो ये भागेगा, दौड़ लगाएगा, और दौड़ लगाएगा तो ये पहले दौड़ लगा रहा है। अब ये सोचेगा कि क्या मैं थोड़ा उछल के चलता हूँ तो मैं जल्दी पहुँचूंगा, तो ये छलांग लगा के चलने लगा। क्या लगाने लगा? छलांग लगाने लगा। तो जब छलांग लगाएगा तो इसके जो दो पैर हैं, जो दो पैरों पे ये खड़ा होकर जंप करेगा, तो ये देखने लगा कि यार ये तो क्या गजब की बात है कि मैं दोनों पैरों से उछल सकता हूँ। तो उछलने लगा और उछल के चलने लगा। तो धीरे धीरे किनका विकास हुआ? डायनासोर का विकास होने लगा, जो दो पैरों पर भी चल सकता था, उसके साथ ही दो पैरों पर खड़ा हो सकता था। तो उछलने लगा तो बंदरों का विकास होने लगा। और धीरे धीरे क्या है कि जब इसने और मेहनत करी और विकास हुआ तो ये क्या है, उछल के अपने हाथों को हिलाने लगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ये रेंग रहा है, फिर ये उछल के चल रहा है। फिर उछल के चलने के बाद जब इसके हाथ हवा में हो गए और पैरों से ये चल रहा है, तो जब हाथ हवा में हो गए तो उछलते ये हाथों को भी हिलाने लगा। हाथों को जब हिलाएगा तो धीरे धीरे विकासात्मक प्रक्रिया जो होगी, इवोल्यूशन जो होगा धीरे धीरे, तो ये आकाश में उड़ने वाले जीवों का विकास भी होने लगेगा। तो आकाश में उड़ने वाले जीवों का विकास भी इसी काल में हुआ। तो इसी काल में जो विकास हुआ तो उसको हम बोलते हैं कि स्थल और आकाश दोनों में चलने वाले जीवों का विकास। तो स्थल व जल दोनों में स्थल और जल, जल क्या बोल रहा हूँ, जल नहीं है, स्थल और आकाश, एज ऑफ रेप्टाइल्स, स्थल व आकाश दोनों में चल सकने वाले जीवों का विकास इस काल में हुआ। इनको बोलते थे आर्कियोप्टेरिक्स। आधा पर टेरिक्स। तो आर्कियोप्टेरिक्स कौन से तरह के जीव थे? जो आकाश और स्थल दोनों में चल सकते थे, और स्तनधारी उत्पन्न होने लगे थे, स्तनधारियों का उद्भव होने लगा था। साथ में मांसाहारी जो जीव थे, मत्स्य तुल्य रेप्टाइल्स जो सागरों में थे, उनका उत्पन्न होने लगा था। अब स्तनधारी जीवों और मांसाहारी जीवों का उद्भव भी इस काल में देखने को मिलता है। तो ये कौन सा काल था? रेप्टाइल्स या सरीसर्पों का काल। रेप्टाइल्स को क्या बोलते हैं? रेंगने वाले जीवों को सरीसर्प बोला जाता है। तो ये ट्राइसिक कालखंड की घटना है।
अब धीरे धीरे इनका विकास इतना अधिक हो गया कि इनका आकार भी बढ़ने लगा और 2 पैरों पर भी ये चल सकते थे, उछल उछल के भी ये चल सकते थे। तो धीरे धीरे अगला जो कालखंड आएगा उसे हम नाम देंगे जुरैसिक। जो दूसरा है वह है जुरैसिक कालखंड, या फिर कई जगह इसको जुरासिक भी कहा जाता है, जुरासिक कालखंड। अब जुरासिक कालखंड में क्या होगा कि आंतरिक हलचलें हो रही है, पेंजिया का विखंडन अभी भी हो रहा है और बड़े बड़े जीवों का उद्भव भी उससे यहाँ पर होने लगा। तो डायनासोर, सबसे महत्वपूर्ण बात पहले लिख लेते हैं कि डायनासोर का अधिपत, अधिपत का मतलब डोमिनेंस, क्योंकि सबसे बड़ा जो जानवर है यही था उस समय। और ये जब जानवर बड़ा था तो जब किसी में पावर ज़्यादा आ जाती है तो वो पावर का तांडव करता है और अपने से छोटे लोगों को दबाने की कोशिश करता है। तो डायनासोर का डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा हुआ, दूसरे जानवरों को पकड़ पकड़ के खाने लगा। तो दूसरे जानवरों को जब पकड़ पकड़ के खाने लगा तो भागने लगे और भाग के गुफाओं और बिलों में छुपने लगे, पेड़ों पर उछलने लगे, तो उससे बंदरों का विकास हुआ। ठीक है, तो इस तरह से डायनासोर का अधिपत जो हुआ इस काल में, डायनासोर का अधिपत होने लगा। इसलिए इसे एज ऑफ डायनासोर कहा जाता है, या फिर डायनासोर का युग, डायनासोर का युग, डायनासोर का युग इसे कहा जाता है। तो इस तरह से डायनासोर का यहाँ पर युग होने, डायनासोर का उद्भव होने लगा। और ऑक्सीजन की जो उपस्थिति थी, ऑक्सीजन की जो वृद्धि थी, वो इतनी अधिक हो गई थी, अधिक हो गई थी कि आज की तरह का वायुमंडल निर्मित हो चुका था, निर्मित हो चुका था। मतलब आज की तरह का वातावरण वहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन बनना तो काफ़ी पहले से चालू हो गई थी और लगातार इतनी ज़्यादा वनस्पति हो गई थी, तो बिल्कुल भी पोल्यूशन उस समय नहीं था, एकदम प्राकृतिक माहौल था। और वनस्पति क्या है, लगातार क्या है, प्रकाश संश्लेषण कर रही थी। तो ऑक्सीजन का उद्भव तो पहले ही था, पर धीरे धीरे इसकी मात्रा और बढ़ने लगी और आज की तरह का वातावरण, काफ़ी स्वच्छ वातावरण उस समय निर्मित हो गया था। आज की तरह की क्या बात करें, आज तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। जो टॉप 10 एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें भारत के लगभग 7-8 देश हैं जो भी इतनी बेकार सूची में है, जैसे नोएडा, दिल्ली एनसीआर हो गया, मुंबई, दिल्ली। तो ये सब क्या है, काफ़ी ज़्यादा जो है पॉल्यूटेड एरिया में है। पर अच्छा जो वातावरण था उसका विकास हम कह सकते हैं कि उस समय हो चुका था। और साथ में क्या हुआ कि पुष्प युक्त वनस्पतियों का विकास भी उस समय हो चुका था। पुष्पयुक्त वनस्पतियां विकसित होने लगी, जिससे परागण की क्रिया भी संपन्न हो रही थी। परागण का क्या मतलब है कि जो एक पुष्प है उसके परागों को, जो उड़ने वाला जैसे मक्खी हो गई या फिर भंवरा हो गया, उनके परागों को चूस कर दूसरे पर जाके बैठता है, तो वहाँ पर उन पराग कणों को छोड़ देता है और इस तरह से जो है बीज वाले जो फल है उनका निर्माण होता है। तो परागण की क्रिया भी संपन्न हो रही थी। तो पुष्पयुक्त वनस्पति आ गई, डायनासोर आ गया, ऑक्सीजन की वृद्धि यहाँ पर हो रही है। और जो डायनासोर के डर के मारे जो है उनमें पक्षियों का विकास होने लगा था, क्योंकि जब डायनासोर के डर से और जानवर भागेंगे, हवा में उछल कूद करेंगे तो अपने हाथ हिलाएंगे और हाथ धीरे धीरे क्या है, हाथों का जब एवोल्यूशन हुआ तो वो पंखों में कन्वर्ट हो गए और पक्षियों का निर्माण भी होने लगा। तो ये है जुरासिक काल की घटना। अगला जो
इस कालखंड का जो अंतिम भाग है जिसे हम बोलते हैं क्रिटेशियस कालखंड, क्रिटेशियस, क्रिटेशियस। तो क्रिटेशियस काल में क्या हुआ वो समझते हैं। क्रिटेशियस काल में क्या हुआ, तो यहाँ तक की बात हमें समझ में आ गई कि डायनासोर उत्पन्न हो गए और काफ़ी बड़ा यहाँ पर जो डायनासोर है ये उत्पन्न हो चुका था। अब क्या हुआ धीरे धीरे कि जो ज्वालामुखी क्रियाएं थी वो लगातार हो रही थी, ज्वालामुखी क्रियाएं लगातार हो रही थी, और ज्वालामुखी क्रियाओं के साथ साथ जो अंगारा लैंड है और गोंडवाना लैंड है, क्योंकि हम अगर पृथ्वी की पहले ही अवस्था की बात करें तो उस समय जब आग का गोला जब धीरे धीरे ठंडा हुआ तो जो पूरा भूखंड था वो एक ही था, पूरा भूखंड जो था वो एक ही था, पूरा भूखंड जब एक ही था, पर ज्वालामुखी क्रियाएं कभी कभी फिर से हो रही थी क्योंकि पर्वतोत्पत्ति की घटनाएं हो रही है। हमने देखा कि पर्मियन युग में जो है हर्षिनियन पर्वतोत्पत्ति हुई, अपलेशियन पर्वत बने, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज उस काल में बनी, यूरोप के यूराल पर्वत बने। तो हर्षिनियन जब उत्पत्ति हो रही थी तो साथ साथ में वो सारे पर्वत भी बन रहे थे। तो जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो ये बीच में से यहाँ पर ये दोनों अलग हो गए। इसको स्टार्टिंग में कहा गया था पेंजिया, पेंजिया। जब पूरा जो धरती का टुकड़ा था एक था तो उसे बोल दिया गया पेंजिया, और आसपास जो सागर वाला भाग था इसको बोलते थे पेंथालासा। क्या बोलते थे? पेंथालासा। तो आसपास सागर है, बीच में जो स्थल भाग है इसको बोला पेंजिया और आसपास के भाग को पेंथालासा। अब ये पेंजिया का विखंडन हुआ, तो पेंजिया का विखंडन जुरासिक कालखंड का माना जाता है। तो पेंजिया का विखंडन हुआ और पेंजिया विखंडित होकर ऊपर वाला भाग अलग हो गया और नीचे वाला भाग अलग हो गया, और बीच में जो ऊपर वाला भाग को हमने बोला अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और नीचे वाले को नाम दिया गया गोंडवाना लैंड, और बीच में जो है वो 33 सागर वाला क्षेत्र है, 33 सागर इसको बोला गया। अब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दोनों एक दूसरे से विखंडित हो रहे थे, तो अब अंगारा लैंड भी धीरे धीरे क्या है विखंडित होने लगा, ये भी बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित होने लगा, और उसी तरह गोंडवाना लैंड भी बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित होने लगा। तो अभी हम भारत की स्थिति देखते हैं, अभी अर्थ की जब स्थिति देखते हैं तो यहाँ पर बीच में अफ्रीका है, इधर है अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, साथ में ऊपर यूरोप, और यहाँ पर आ जाता है प्रायद्वीपीय भारत, इधर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, इधर रशिया वाला क्षेत्र। तो इस तरह का ये है। तो अगर यहाँ पे बीच में से अपन रेखा खींच दें तो ये नीचे वाले जो भाग है ये गोंडवाना लैंड के भाग है, क्योंकि गोंडवाना लैंड क्या है विखंडित हुआ, और विखंडित हुआ तो अभी भी इनको जोड़ें तो ये एक पूरा एक टुकड़ा बन जाएगा। ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये अफ्रीका महाद्वीप, तो ये आधा अफ्रीका महाद्वीप ये किसका है? गोंडवाना लैंड का भाग, और ऊपर वाला अंगारा लैंड का। तो ये जो पृथक होने की प्रक्रिया है ये इसी कालखंड में हुई, क्रिटेशियस कालखंड। ठीक है, और क्रिटेशियस कालखंड में जो भारत के बहुत सारे पठारी भागों का निर्माण हुआ, जैसे ये प्रायद्वीपीय भाग है जो दक्कन का पठार है इसका निर्माण हुआ, जो उत्तरी अमेरिका का जो पठार है कोलंबिया का पठार उसका निर्माण हुआ, तो वो भी इसी कालखंड में माना जाता है। तो ये था क्रिटेशियस कालखंड। तो इसके बारे में लिख लेते हैं, क्रिटेशियस कालखंड की कौन कौन सी घटनाएं। क्रिटेशियस कालखंड, तो इसमें पहला बिंदु लिखो कि इस काल में अंगारा लैंड वो गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड वो गोंडवाना लैंड विखंडित होकर पृथक महाद्वीपों
के रूप में भिन्न भिन्न दिशाओं में प्रवाहित होने लगे। मतलब महाद्वीपों का उत्पन्न इस कालखंड को कहा जा सकता है, क्योंकि अंगारा लैंड ऊपर वाला टूटा तो और टुकड़ों में टूट गया तो महाद्वीपों का निर्माण हुआ। नीचे गोंडवाना लैंड टूटा तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, अफ्रीका, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप हो गया, इनका निर्माण होने लगा था इस कालखंड में। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड विखंडित होकर महाद्वीपों के रूप में टूटे और महाद्वीप विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होने लगे। और मैग्मा के निष्कासन से क्या है, मैग्मा के निष्कासन से लावा निर्मित पठारों का उद्भव हुआ। लावा निर्मित पठारों का उद्भव हुआ। अब यहाँ पर दो शब्द आए हैं, एक तो लावा और एक मैग्मा। इसमें क्या अंतर है ये आपको देखना है। मैग्मा क्या होता है, जो धरातल के अंदर जो लिक्विड जब तक भरा हुआ है उसे बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं? मैग्मा। क्योंकि जो पृथ्वी की अपन सतह की बात करेंगे तो पृथ्वी की जब आंतरिक संरचना पढ़ते हैं तो बीच वाला जो भाग होता है जिसे हम बोलते हैं मेंटल वाला भाग होता है, तो अपर मेंटल को हम बोलते हैं मैग्नेटिक चैम्बियर। उसमें क्या है, मैग्मा भरा होता है, जो उसमें क्या है, सेमी सॉलिड रॉक्स होती है, पतला पतला गाढ़ा द्रव होता है उसमें, जो चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होती है। तो अंदर जो भरा है उसको मैग्मा बोलते हैं। जब मैग्मा बाहर आ जाता है तो उसे बोलते हैं लावा। क्या बोलते हैं? लावा। तो जब और कुछ मैग्मा ऐसा होता है जो अंदर जम जाता है, जब पृथ्वी के अंदर ही को जम जाता है तो जो निर्माण होता है उसे बोलते हैं बेसाल्टिक चट्टानें, बेसाल्टिक रॉक्स का निर्माण होता है। तो ये क्या है, मैग्मा बाहर आया तो इसको हमने बोला लावा। और लावा आके बाहर जमेगा तो किसका निर्माण होगा? पठारी भागों का निर्माण होगा। तो लावा निर्मित पठारों का उद्भव हुआ। और लावा निर्मित पठारों का उद्भव हुआ, जैसे उदाहरण की बात करें, उदाहरण के लिए भारत में दक्कन का पठार, उत्तरी अमेरिका का कोलंबिया पठार, दक्षिणी अमेरिका का पराना पठार, वो आयरलैंड का अंतरिम पठार, आयरलैंड का अंतरिम पठार का निर्माण इस कालखंड में हुआ। और एक और महत्वपूर्ण घटना हमको याद रखनी है कि जो डायनासोर थे उनकी विलुप्ति इसी काल की मानी जाती है। डायनासोर का उद्भव तो हुआ था, तो पर उद्भव होने के बाद जो क्रेटेशियस कालखंड है उसी में डायनासोर को विलुप्ति मानी जाती है। अब ये विलुप्ति कैसे हुई होगी, ये क्या है, एक हाइपोथेसिस है कि जो बहुत सारे उल्का पिंड जो है वो पृथ्वी से आके टकराए, और उल्का पिंड जब बहुत सारे टकराते हैं तो उसको बोलते हैं उल्कापात। तो उल्कापात के प्रभाव से डायनासोर विलुप्त हो गया। अब डायनासोर विलुप्त हो गया, पर एक बात यहाँ पे समझने वाली है कि उल्कापात जब हुआ तो बहुत सारे ऐसे जीव थे जो घोंसलों में रहते थे या फिर जमीन में बिल बना के रहते थे, किसी चीज़ के अंदर छुपे हुए रहते थे, तो वो तो बच गए। पर डायनासोर क्या इतना बड़ा जीव था, तो वो उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होने के कारण वो जो कहीं छुप नहीं पाया और उल्कापात के प्रभाव से उसका विलुप्ति हो गई। तो ये है पूरी कहानी क्रिटेशियस काल की। और डायनासोर विलुप्त हो गए और स्तनधारियों का यहाँ पर उद्भव अभी भी हो रहा है। तो ये क्रिटेशियस कालखंड है। और जुरासिक कालखंड की हमने बात करी थी कि पुष्प वाली प्रजाति यहाँ पर आ चुकी थी, और क्रिटेशियस कालखंड में क्या है कि धीरे धीरे किसका जो है डायनासोर का विलुप्ति हो चुकी है। तो ये हमने पढ़ा। तो उसके बाद अगला जो टॉपिक रहेगा अपना
हम किस प्रकार चल रहे हैं एक बार फिर से हम देखते हैं कि पहले अपन ने पढ़ा प्री कैम्ब्रियन, फिर हम पढ़ रहे हैं पोस्ट कैम्ब्रियन काल। प्री कैम्ब्रियन को हमने 3 भागों में बांटा था, अजोइक, आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक। उसके बाद हम पढ़ रहे थे पोस्ट कैम्ब्रियन को, इसको हमने 4 भागों में बांटा है। एक तो है पैलियोजोइक, एक है मेसोजोइक के बाद जो अगला वाला आता है जिसका नाम आता है सिनेजोइक और अगला है सिनेजोइक। और पैलियोजोइक को हमने 6 भागों में विभाजित करके पढ़ा। एक तो कैम्ब्रियन काल, फिर ऑर्डोविशियन काल, फिर सिल्यूरियन, फिर डेवोनियन, फिर कार्बोनिफेरस, फिर परमियन। ठीक है, इसमें हमने 2 तरह की पर्वतोत्पत्ति पढ़ी, एक तो कैलिडोनियन और एक हर्षिनियन पर्वतोत्पत्ति। वो दोनों पर्वतोत्पत्ति हमको ध्यान रखनी है। और यहाँ अंत में आते आते उभयचर का निर्माण हो चुका था। फिर मीसोजोइक को हमने 3 भागों में बांटा, एक तो ट्राइसिक, एक जुरासिक और अंत में क्रिटेशियस। ठीक है, तो इस कालखंड में हमने बांटा क्रिटेशियस, तो ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। और ट्राइसिक कालखंड में हमने बात की कि जो है धीरे धीरे डायनासोर अस्तित्व में आ चुका था और महाद्वीपों का इसमें निर्माण हो रहा था, रेंगने वाले जीवों का निर्माण हो रहा था, स्तनधारियों का निर्माण हुआ था, और इसे एज ऑफ डायनासोर कहा। और इसमें डायनासोर की क्या है, विलुप्ति हमने देखी। ठीक है, और साथ में पुष्प वाली जो प्रजातियां थी वनस्पति की वो भी विकसित हो रही थी, साथ के साथ और भी जीव जंतु स्तनधारियों का विकास हो रहा था। तो क्रिटेशियस कालखंड में पहुंच चुके हैं अपन, जहाँ पे हमने बात करी कि लगातार बेसाल्टिक मैग्मा का निष्कासन हो रहा है और मैग्मा के जमाव से पठारों का निर्माण हो रहा है। और साथ में जिसका उदाहरण है कि दक्षिण अमेरिका का जो पुराना पठार है, कोलंबिया पठार है उत्तरी अमेरिका का। ठीक है, तो ये सब पठार क्रिटेशियस कालखंड के बने हुए माने जाते हैं। अब अगला टॉपिक रहेगा हमारा सिनोजोइक और उसके बाद नियोजोइक। उसके बाद हमारा जो ये टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा। तो एक और क्लास लगेगी इसमें, आगे की क्लास में ये सब टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और इसके नोट्स बाकायदा बनाएं, क्योंकि यही काम आएंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें अपन को क्या है कि कुछ टाइम में हम बहुत भूल जाते हैं, तो ये हमारी मानसिक प्रवृत्ति है कि कुछ चीज़ों को अपन भूल जाते हैं। मैं तो नाम भी भूल जाता हूँ लोगों के उस टाइम में। अगर बार बार चीज़ें याद रहती है, जैसे अगर उदाहरण लें तो बचपन के जो दोस्त थे उनमें हमें कुछ ही नाम याद रहते हैं। पूरी क्लास के नाम अगर अपन याद करने की कोशिश करें तो नहीं याद हो पाएंगे, और वो नाम वो याद रहते हैं जो दोहराते अपन रहते हैं। जैसे मान लो मेरा कोई दोस्त है जिसका नाम है कपिल, तो कपिल का नाम मुझे याद रहेगा कि यार वो मेरा दोस्त है, क्योंकि बार बार मैंने उस चीज़ को दोहराया है। तो दोहराने से चीज़ें याद होती है। तो इनके नोट्स बनाएं, दोहराएं और कोशिश करें कि बिना देखें लिखें। तो धन्यवाद साथियों।